नवाब मलिक कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गांजे को तंबाकू, तंबाकू को गांजे, इंसान को गधा, गधे को इंसान, ये कुछ भी बना सकते हैं। 1000 झूठे ईश्वर को के यहाँ गए होंगे, उसके बाद एक नवाब मलिक पैदा हुए और जाकर के एनसीपी के नेता बन गए, प्रवक्ता बन गए, वहां पे मंत्री बन गए और उसके बाद झूठ की जो दुकान ये चलाते हैं और धमकाने की जो ये दुकान चलाते हैं उसमें इनका कोई जवाब ही नहीं है। अब आर्यन खान ने एक हलफनामा डाल दिया है। उन्होंने बोला ये नवाब मलिक कौन है भाई, इससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ये नवाब मलिक जिस भी प्रकार की बातें समीर वानखेड़े के लिए बोल रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब पल्ला झाड़ दिया, ऐसे ऐसे करके दोनों हाथ झाड़ दिए। अब नवाब मलिक से पूछो मियाँ किसके लिए लड़ रहे थे? तो क्यों नवाब मलिक, क्यों संजय रौत, क्यों दिग्विजय सिंह, क्यों अधीर रंजन चौधरी ये नहीं चाह रहे हैं कि उन युवाओं को बचाए? क्यों वो समीर वानखेड़े के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों वो ड्रग्स के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? क्यों वो एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं? आप आंख उठा के तो देखिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो रखा है। आप जहां नजर घुमाएंगे, जहां उंगली खड़ी करेंगे, वहां लोग समीर वानखेड़े के साथ और आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सर, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने एक लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है कि उनके दामाद पर एक फर्जी केस समीर वानखेड़े चला रहे हैं। तो समीर वानखेड़े पर जो आरोप है लगातार नवाब मलिक लगाते जा रहे हैं। अब एक लेटर भी सामने आ गया है। वो लेटर बता रहे हैं कि एनसीबी के ऑफिसर ने उनको भेजा है, स्पेशली नवाब मलिक को, जिसमें उस एनसीबी के ऑफिसर का नाम भी नहीं है। ममता काले जी इस वक्त मेरे साथ है। मैम, जो लेटर नवाब मलिक बात कर रहे हैं, एनसीबी ऑफिसर ने उन्हें भेजा, लेकिन एनसीबी ऑफिसर ने अपना नाम मेंशन नहीं किया है और उसमें 26 आरोप टोटल लगाए हैं समीर वानखेड़े पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक मिस्टर नवाब मलिक का सवाल है ना मनीषा, मुझे तो ऐसा लगता है जब 1000 झूठे ईश्वर को के यहाँ गए होंगे, उसके बाद एक नवाब मलिक पैदा हुए और जाकर के एनसीपी के नेता बन गए, प्रवक्ता बन गए, वहां पे मंत्री बन गए और उसके बाद झूठ की जो दुकान ये चलाते हैं और धमकाने की जो ये दुकान चलाते हैं उसमें इनका कोई जवाब ही नहीं है। तो सफेद पोशधारी एक ऐसे मंत्री और एक से ऐसे नेताजी जिनका स्वरूप पिछले 1 से 1.5 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनको दंभ है अपने मनी और मसल पार का और अपनी पोजीशन का, और ये दिमाग में इनके चढ़ गया है कि भाई मैं तो नेता हूं, वो भी एनसीपी का हूं, मंत्री हूं, महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार का एक दमदार नेता हूं, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अब मैं इस बात पे आती हूं जो पहले इन्होंने अपने दामाद के बारे में बोली। देखिए, इनके दामाद की जो ट्रांजैक्शन थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी, वो उस ड्रग पेडलर के साथ मिली थी जो इंटरनेशनल एक फॉरेन नेशनल था और 2 और लोग उसमें पकड़े गए थे। 200 किलो गांजा पकड़ा गया था। 200 किलो गांजा पकड़ा गया था। अब हिंदुस्तान इनसे ये पूछो कि ये गांजा तंबाकू कैसे बन गया? 8 महीने तक इनका दामाद जेल में रहा, जेल के अंदर रहा, चार्जशीटेड है वो। बिल्कुल मिस्टर समीर वानखेड़े ने पकड़ा क्योंकि मिस्टर समीर वानखेड़े में इतनी दम है और इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे ऐसे लोग जो बहुत रसूख रखते हैं, मनी मसल पार है, उनके परिवारजनों पर और उन पर उनके गिराबान पर हाथ डाल के उनको गलत इलीगल 200 किलो मिला था गांजा। इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिली थी इनके दामाद की उनके साथ। 8 महीने से जेल में थे। अब सोचने वाली ये बात है कि भाई ये कौन सा खेल हो गया, ये कौन सी कहानी हो गई कि 200 किलो गांजा तंबाकू बन गया है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो कहानी सुनाई जा रही है, मुझे तो मतलब ये लगता है कि नवाब मलिक कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गांजे को तंबाकू, तंबाकू को गांजे, इंसान को गधा, गधे को इंसान, ये कुछ भी बना सकते हैं। अब देखिए ये कहानी कैसे जुड़ी मैं आपको बताती हूँ। मिस्टर समीर वानखेड़े वाला जब ये पूरे का पूरा मामला आया, आर्यन खान की जब से गिरफ्तारी हुई, हाय तौबा हो गई। मतलब ऐसा लगा कि मुंबई में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया और अच्छे अच्छे इन लोगों के घर जो हैं, बड़े बड़े महल, वो हिल के रह गए हैं। नवाब मलिक तो क्या है ना, पहले से ही भुने पड़े हुए हैं। जब से इनके दामाद को पकड़ा तब से इनके मन में वो खुंदक थी। ये वेट कर रहे थे कि इनके दामाद बाहर निकले, ये वेट कर रहे थे कि किसी प्रकार से वो गांजा तंबाकू में तब्दील हो जाए, उसके बाद मैं समीर वानखेड़े की खाट खड़ी करूंगा। लेकिन खाट इन सब की खड़ी होगी क्योंकि अभी देखिए, जब 2 तारीख को पकड़े गए आर्यन खान के साथ बाकी लोग भी, एक आर्यन खान अकेला तो नहीं पकड़ा गया, बहुत सारे लोग पकड़े गए। बात और किसी की हो नहीं रही है, केवल जमानत की किसकी बात हो रही है? आर्यन खान की। पेट में दर्द किसको लेकर के हो रहा है? आर्यन खान को लेके। खाली एक बच्चा कौन हो गया है? आर्यन खान। जैसे बाकी जो पकड़े गए हैं वो तो पता नहीं क्या है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं कहती हूँ बोलना है तो सबके बारे में बोलो, नहीं तो किसी के बारे में मत बोलो। अब 2 तारीख को आर्यन खान पकड़ा जाता है, उसमें पंचनामे में पंच आते हैं। एक पंच आता है प्रभाकर सेल भी। वो प्रभाकर सेल 2 तारीख से लेकर के
पंच था और 24 तारीख को उसको अचानक याद आती है, प्रभाकर सेल को अचानक से उसको याद आती है कि अरे 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 मेरे को तो जबरदस्ती यहाँ पर साइन करवाए गए, 10 से 12 ब्लैंक पेपर से मेरे पे साइन कराए गए, मेरा आधार कार्ड भी ले लिया गया। और उसके बाद 24 तारीख को उसको अचानक याद आती है कि नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत ही झूठा आरोप बनाया गया है, केस ही पूरा फर्जीवाड़ा है, गलत केस है, यहाँ पर तो एक्सटॉर्शन के लिए समीर वानखेड़े ने ये किया। और गोसावी बात कर रहा था किससे? पूजा ददलानी से, जो शाहरुख खान की मैनेजर है, और बात हो रही थी कि भैया 25 करोड़ रुपए चाहिए। फिर पूजा ददलानी ने बोला 18 करोड़ में सेटल करो, उसमें से 8 करोड़ रुपए किसको मिलेंगे? समीर वानखेड़े को मिलेंगे। इस व्यक्ति से कोई ये पूछे, इतने दिन से मुंह में दही जमी हुई थी प्रभाकर सेल की, कहां सोया हुआ था, चिर निंद्रा में पड़ गए थे ये। अगर इनके साथ इतना गलत हुआ था और इनको ये सारी कंस्पिरेसी पता थी, तो 2 से लेके 24 तक में 22 दिन होते हैं बीच में, क्यों नहीं इन्होंने अपना मुंह खोला? और उसके बाद ये कहानी गढ़ी, ये चले गए कल सीपी के दफ्तर में, इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल कर दी, और उसके बाद लगातार ये बातें बोली गई कि नहीं नहीं ये देखो क्या हो रहा है, समीर वानखेड़े तो बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है। संजय राउत ने बोला, नवाब मलिक ने बोला, कांग्रेसियों ने बोला, सबने आके ये बोला, ये सारी कहानी हो गई है। मैं इन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि ये बात तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, ये पता चलेगा कि पैसे कौन खा रहा था। 25 करोड़, 30 करोड़, 18 करोड़, 8 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए? ऐसे कैसे हो गया कि अचानक से एक पंच, एक विटनेस होस्टाइल हो गया है? तो पैसे समीर वानखेड़े जी ले रहे थे कि पैसे ये होस्टाइल हुआ व्यक्ति ले रहा था? ये साफ हो जाएगा। बाय द वे हलफनामा भरा गया है एनसीबी के द्वारा, उसमें उन्होंने ये बात साफ कर दी है मनीषा कि पूजा ददलानी जो विटनेस हैं इस केस में, उनको इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब मैं आपको बताती हूं कि लगातार एनसीबी क्या बोल रही थी। आर्यन खान की जो बेल है उसको रोकने के लिए लगातार एनसीबी के जो एएसजी हैं मिस्टर अनिल सिंह, वो यही दलील दे रहे थे तमाम कोर्ट्स के अंदर, हर जो डेट लगती थी उस पर, कि हम नहीं दे सकते आर्यन खान को किसी भी प्रकार से बेल नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली परिवार से आते हैं, मनी मसल पार की ना इनके पास ना इनके पिता के पास कोई कमी है। अगर इनको इस वक्त, जिस समय बड़े क्रूशियल लेवल पर हमारा ये पूरे का पूरा मामला चल गया है और ये स्टैब्लिश हो रहा है कि इनकी इंटरनेशनल जो ड्रग पेडलर हैं, कार्टेल है, उनके साथ कनेक्शन है, ये लोग ड्रग का जो धंधा है, एनडीपीएस एक्ट 29 जो है उसके तहत भी ये लोग क्या कहते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी आरोप सिद्ध हो रहे हैं। उस वक्त अगर इसको मिल जाएगी बेल, तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे जो विटनेस हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं। अब ये बात चल रही थी और वो बात सच भी हो गई, 24 तारीख को सच हो गई ना। अभी आर्यन खान जेल में है, तब जाकर के एक विटनेस होस्टाइल हो गया। इमेजिन अगर वो बाहर आ जाएगा तो क्या क्या कहानियां गढ़ जाएंगी। यानी कि सच बात है। और पूजा ददलानी पर उन्होंने ये नाम डाल दिया गया है कि पूजा ददलानी ये कर रही थी। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान आपके सोचने के लिए ये बात है। मैं आप लोगों की अदालत में ये छोड़ रही हूँ कि क्या वाकई आर्यन खान को बेल मिलनी चाहिए? क्या ये सिर्फ इसलिए बेल होनी चाहिए क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे, एक एंटरटेनर के बेटे हैं? और आप ये देखिए कि जो मॉडस ऑपरेंडाई है इस पूरा मामले की, वो बिल्कुल अर्नब गोस्वामी जैसी है। जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी को फंसाया गया, जब अर्नब गोस्वामी पालघर के संत महाराजाओं के लिए और सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, सच बोल रहे थे, जनता के साथ खड़े थे, तो उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, पुराना केस खोला गया, उनकी पत्नी पर नॉन बेलेबल केस किए गए, बेटे पर किए गए, उनके सारे एम्प्लॉयज पर 1000 एफआईआर की गई, वो भी अंग्रेजों के जमाने की। पकड़ के लोगों को जेल में डाला गया। मतलब ये हालत कर दी कि डरा के, धमका के, मतलब प्रोफेशनली, पर्सनली, इमोशनली, सोशली एक व्यक्ति को, एक सच्चे पत्रकार को तोड़ दिया गया। और उसके बाद उनको, वो मुंबई से चले गए, वो जेल में चले गए, उनके ऊपर इतने केस लगा दिया कि वो फायर फाइटिंग अपने लेवल पे ही करते रहे, अपने को बचाने के लिए, और केस धरे के धरे रह गए। तो ये मॉडस ऑपरेंडाई है नवाब मलिक की और एमवीए की। ये बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वही चीज उन्होंने समीर वानखेड़े के साथ करी, क्रूशियल टाइम पर करी है। उस वक्त करी है जब अनन्या पांडे को कल एनसीबी के दफ्तर में तीसरी बार आना था और आज हियरिंग थी आर्यन खान की बेल के ऊपर हाई कोर्ट में। उस बीच में बम फोड़ा जाता है 24 तारीख को, एक्सटॉर्शन के मामले लगते हैं। एक्सटॉर्शन के मामले तो लगे मनीषा। शर्म और दुख की बात यह है कि उनकी मृत माता जी के बारे में गंदी बातें बोली गई, उनके पिता के बारे में गंदी बातें बोली गई, उनका जो एक बर्थ सर्टिफिकेट है वो निकाल करके फ्लोट किया गया, उनकी जाति को लेकर के क्वेश्चन किया गया, मतलब इसको जातिगत मामला बना दिया गया। उनकी पत्नी के बारे में भद्दी बातें बोली गई, लिटरली कैरेक्टर असैसिनेट किया गया कि उनकी पत्नी को काम नहीं लिया इसलिए वो बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं। उनकी बहन के बारे में गंदी बातें बोली गई। मतलब हर तरीके से वही मॉडस ऑपरेंडाई, प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल एंड सोशल, हर तरीके के अटैक किए गए, बुरी तरीके से फंसा दिया गया। और उसके बाद बोला गया कि भाई समीर वानखेड़े को, या समीर वानखेड़े की तो नौकरी
में प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इन्होंने झूठा एफिडेविट लगा करके नौकरी ली। उसके बाद ये किया गया कि इसको गिरफ्तार कर लो, आप स्वतः संज्ञान ले लो, गिरफ्तार कर लो। मतलब व्यक्ति जो इतना क्रूशल, एक इतना बड़ा केस आगे चला रहे हैं और इतनी मतलब अपनी जान को स्टेक पे लगा के कर रहे हैं, उसको ऐसा फंसा दो कि उसके बाद वो अपने में उलझ के रह जाए, अपने आप को साबित करते रह जाए, अपने परिवार को बचाने में लग जाए और उसके बाद केस भाड़ में जाए। ये जो सारे के सारे लोग हैं बैठे हुए नशे का धंधा जो करते हैं वो छूट जाए। मैम, जिस तरीके से भी आर्यन खान बॉम्बे हाई कोर्ट में है, तो आर्यन खान, शाहरुख खान की तरफ से ये बोला गया है कि हमें नवाब मलिक से कोई लेना देना नहीं है। जो नवाब मलिक उनके लिए लड़ रहे हैं, आज आर्यन खान ही बोल रहे हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या चल रहा है ये अंदर के अंदर? देखिए, ये जो बात होती है ना, ऐसे कहते हैं कि मुंह की खाना, मुंह की खाना, ये बात जो लगातार नवाब मलिक बाहर निकल निकल करके बोलते रहे कि आर्यन खान तो बच्चा है, आर्यन खान को कैसे गिरफ्तार कर दिया, उसके साथ तो विच हंट हो गया, उसका पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया, क्योंकि उसके पिता के नाम के आगे खान लगा हुआ है इसलिए हो गया, ऐसा भी बोला ना। कुछ एक पत्रकार महोदया आती हैं, वो भी, उन्होंने भी ये सारी तमाम तरीके की बातें बोली। अब आर्यन खान ने एक हलफनामा डाल दिया है और उन्होंने बोला ये नवाब मलिक कौन है भाई, इससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ये नवाब मलिक जिस भी प्रकार की बातें समीर वानखेड़े के लिए बोल रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब पल्ला झाड़ दिया, ऐसे ऐसे करके दोनों हाथ झाड़ दिए। अब नवाब मलिक से पूछो मियाँ किसके लिए लड़ रहे थे और किसके लिए इतनी सारी बातें कर रहे थे। जिस बच्चे का, जो बच्चा था आपके लिए भटका हुआ युवा 23 साल का, उसके नाम पे इतनी राजनीति करी, उसके कंधे पे रख के जो इतनी बंदूकें तुम चला रहे थे, उसने तो पल्ला झाड़ दिया, उसने तो किनारा कर दिया, उसने तो बोल दिया हलफनामा डाल करके। अभी कोर्ट में हेयरिंग चल रही है ना, तो उन्होंने बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप ये सोचो कि ये कहानी क्या चल रही है, ये पूरा इनका आपस में जो मामला चल रहा है वो क्या चल रहा है। और देखिए, जहां तक बात इस बात की है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस किया गया, मुझे इस बारे में कोई अपने मन में शंका नहीं है। कोर्ट जब बोले तब बोले ये हलफनामा एनसीबी ने डाला, लेकिन मैं तो बहुत कन्विंस्ड हूं कि एक व्यक्ति जो मतलब जिम्मेदार व्यक्ति है ना, वो अगर उसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी तो वो 3 तारीख को बोलता, 4 को बोलता, 5 को बोलता, 6 को बोला, उसने नहीं बोला। तो फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई जब बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे थे, जो नार्को टेररिज्म है इस पर इतना खतरनाक प्रहार समीर वानखेड़े कर रहे थे कि अचानक से ये व्यक्ति, इसने अपनी लाइन ही बदल दी। ये बोलने लगे कि नहीं ये वाली कहानी है, वो वाली कहानी, ये है वो है। और दूसरी जरूरी बात देखिए, आप इनका मॉडस ऑपरेंडाई दोबारा देखिए, है ना। इन्होंने क्या किया, ये जो प्रभाकर सेल है, अगर इसके पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत थे, इसको कहाँ जाना चाहिए था? या तो मुंबई के सीपी के पास उसी समय जाता, लिखवाता रिटर्न कंप्लेंट, या फिर सेशंस कोर्ट में जाता। मैटर सब जुडिस है ना, आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ कहीं नहीं गया। सोशल मीडिया में अपना तुमने एफिडेविट डाल दिया और उसके बाद तुम कहानी करने लग गए। तो इन लोगों का जो काम है वो ये है, जो 3 तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार है मनीषा, इनको मैं पिछले 1.5 साल से यही बोल रही हूँ कि ये एक्सपोज हो गए, बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और आश्चर्य ये होता है मुझे देख देख करके कि ये क्यों नहीं चाह रहे हैं कि ड्रग्स की सफाई हो, ड्रग मेनेस खत्म हो। मतलब अगर कोई भी राइट थिंकिंग व्यक्ति होगा, वो ये सोचेगा कि वो सरकार जो जनता की सेवा के लिए है, वो क्यों नहीं चाहेगी कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो युवा एक नशे की गिरफ्त में आ गया है, वो उस नशे से बाहर निकले। आज का युवा कल का नागरिक है, युवा हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम यंगेस्ट नेशन हैं। हमारा नेशन जो है युवाओं पर बहुत डिपेंड करता है, हमारी तरक्की युवाओं पर बहुत डिपेंड करती है। तो क्यों नवाब मलिक, क्यों संजय रौत, क्यों दिग्विजय सिंह, क्यों अधीर रंजन चौधरी ये नहीं चाह रहे हैं कि उन युवाओं को बचाए? क्यों वो समीर वानखेड़े के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों वो ड्रग्स के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? क्यों वो एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं? क्यों वो लगातार ये सारी बातें कर रहे हैं कि ये सारी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको रोक दिया जाए? क्या इस चीज में फिर ये समझा जाए कि ये पूरा जो मामला है, इलीगल नार्को टेररिज्म का जो मामला है, उसकी जड़ें और तारें कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाकर के रुक रही हैं जहां पर इन तमाम लोगों को बहुत खतरा है कि वहां पे अगर खुल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये प्रश्न ना मिस्टर नवाब मलिक से पूछना चाहिए कि किसको बचा रहे हो भैया? मतलब सफेद पोशधारी सफेद पुड़िया वालों को क्यों बचा रहे हैं? सुई वालों को क्यों बचा रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो ये बोलना चाहिए कि भैया आइए, हम आपके साथ खड़े हैं, इन्वेस्टिगेट कीजिए, जिसको पकड़ना है उसको पकड़िए। ये तो हो ही नहीं रहा है। समीर वानखेड़े के पिताजी भी यही पूछ रहे हैं कि हम नवाब मलिक से ये पूछना चाहते हैं, वानखेड़े परिवार से क्या दुश्मनी है? उनकी बीवी भी ये कह रही है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्या उसकी सज़ा आप उन्हें दे रहे हैं? देखो, मुझे ना इतना दुख हुआ, कल उनके फादर की मैंने एक साउंड बाइट सुनी एक चैनल पे, जिसपे वो बहुत दुखी थे और वो कह रहे थे कि सर देखिए, मैं एक सीनियर इंस्पेक्टर रिटायर हुआ एक्साइज डिपार्टमेंट से, मैं हिंदू हूँ, मेरे बारे में इतनी खराब बातें की जा रही, मेरा बेटा अर्जुन है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन वो कहते हैं हम टारगेट हो रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा सच की लड़ाई लड़ रहा है और कोई हमारे साथ नहीं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर आप आंख उठा के तो देखिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो रखा है। आप जहाँ नजर घुमाएंगे, जहाँ उंगली खड़ी करेंगे, वहाँ लोग समीर वानखेड़े
वानखेड़े के साथ और आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सर, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो खड़े हैं, और इन लोगों से जिनका स्तर इतना छोटा है, जिनकी सोच इतनी ओछी है, जो खुद को जनता का प्रतिनिधि बताते हैं, वो किसी के साथ एक लीगल लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो लीगली लड़िए ना, लीगल लड़ी। आप उनकी पत्नी के बारे में गंदी बातें, यास्मीन वानखेड़े के उनकी बहन के बारे में गंदी बातें, मृत माता के बारे में, उनके धर्म उनके रिलीजन को निकालने जा रहे हो। आप ये बताओ, ये इलीगल काम, एक नारकोटिक्स, एक एंटी नेशनल काम में धर्म का, रिलीजन का क्या लेना देना है? समीर वानखेड़े कहां से पढ़े, कहां से नहीं पढ़े, इसका क्या कनेक्शन है? समीर वानखेड़े की पहले कितनी शादी हुई, क्यों नहीं हुई, इसका क्या लेने देना है? ये बताओ ना कि समीर वानखेड़े क्या इस वक्त कोई गलत काम कर रहे हैं? क्या समीर वानखेड़े जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए? क्या समीर वानखेड़े जो काम कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश के अंदर से इस गंदगी, इस नासूर, इस दीमक को नहीं हटाया जाना चाहिए? अगर ऐसा इलीगल काम समीर वानखेड़े कर रहे हैं तो बात करो, और नहीं है तो चुपचाप मुंह बंद करो और घर के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो होके रहेगी। और आज भी मेरे हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि ये जो पूरी का पूरा जो ये एपिसोड हुआ है ना 24 तारीख के बाद से जो कहानी हुई है, उसके हिसाब से तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे उन तमाम लोगों को, मेरे को आर्यन खान से कोई नाराज़गी नहीं है। बड़े सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं ना, कई लोग, कि ममता जी को बॉलीवुड से परेशानी। भैया, मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कुछ 8-10 परिवारों की नहीं है, इस देश की है, भारतवर्ष की है, हम सबकी, हम टैक्स पेयर के पैसों पर चलती है, और मुझे गर्व है अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे। पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खराब है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग गलत है उनके बारे में डेफिनेटली बोला जाएगा, जो इलीगल काम करते हैं उनके बारे में डेफिनेटली बोला जाएगा। आर्यन खान मेरे लिए एक भटका हुआ युवा है। मुझे भी बहुत दुख है कि आर्यन खान 23 साल का एक युवा जो बहुत कुछ कर सकता था देश के लिए, बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता था, टैक्स पेयर बन सकता था, इस देश में टैक्स भर सकता था, वो आज जेल की सलाखों के पीछे ऑथर रोड की जेल में बैरक नंबर 1 में बंद है। लेकिन ये सब भाई देश की जनता ने नहीं किया। इसमें गलती सबसे बड़ी और प्रश्न चिन्ह जो लगता है वो लगता है सुपर एंटरटेनर शाहरुख खान और उनकी पत्नी पर, कि जब उनका बेटा इस तरीके की बातें व्हाट्सएप पर कर रहा था, जब गलत रास्ते पर चल रहा था, तो सही शिक्षा क्यों नहीं दी? इसीलिए मैं कहती हूं कि संस्कार, अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अब इसके लिए ये बोलना कि उसको पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया, उसका विछंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो जनता है, मीडिया है, वो सारी की सारी वही बातें कर रही है मनीषा, जो पब्लिक डोमेन में है, जो सच है, जो फैक्ट्स के बेसिस पर जनता के सामने आ रही है, और करते रहेंगे। मैं तो लगातार करती रहूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये थे हमारे साथ ममता गाले मैम। इन्होंने हमें बताया कि नवाब मलिक बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे कि वो खान सरनेम है, इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आर्यन खान ने खुद ही अपना पल्ला झाड़ दिया है नवाब मलिक के नाम से, बोला कि मैं तो नहीं जानता और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर नवाब मलिक को मुँह की खानी पड़ गई शाहरुख खान के बेटे की तरफ से। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।